हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो पेपर सेकंड है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसमें मैं आपके जो 2016 से लेकर 2022 तक के जो आपके पेपर हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्र को मैं आज सॉल्व कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि 2016 से 22 तक के आपके टोटल 105 क्वेश्चंस बन रहे हैं। यानी कि आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। 100 क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन के आपके रिवीजन हो जाएगा। और इस 100 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मान लो कि अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इससे आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक तरीके से, और आपके 100 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। तो कई सारे आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप किए। आपका 2016 का जो पेपर है आपको पता है ये 2 घंटे का होता है, 50 नंबर का होता है। ठीक है, और आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं 15 आते हैं, और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके 2016 में आया था। शिक्षण पुनर्बनल की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसकी है? यानी शिक्षण जो है वो पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा हमारे BF स्किनर ने दी थी। किसने दी थी? ये परिभाषा हमारे BF स्किनर ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है स्किनर ने पुनर्बलन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करके बताया है, उसका एक्सप्लेनेशन करके बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या होता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, या अन्वेषण का सिद्धांत है, या आगमन विधि का सिद्धांत है, या सभी हैं। तो जो शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत है वो होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यानी आप बच्चे जब एक्टिव होकर सीखते हैं, आप बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं, टीचर एक्टिव होकर सिखाता है, ठीक है, सक्रिय होकर सिखाता है, बच्चे भी बहुत एक्टिव होकर बहुत इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। तो शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि शिक्षण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। बालक का स्वास्थ्य ठीक रहना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, और जनसंख्या शिक्षा देना। तो शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आप किस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाते हैं? तो उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, यानी बच्चों के अंदर जो उपयोगी ज्ञान है उसको प्रदान करके उनके मानसिक विकास करना, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सभी तरीके के विकासों को उनके अंदर प्रदान करना। ठीक है, तो उत्तर नंबर आपका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। तो जो व्यक्तिगत शिक्षा है यानी व्यक्तिगत संप्रेषण, यानी आप देखिए आपकी क्लास में हर एक बच्चा जो होता है उसकी मानसिक जो उसका जो मानसिक विकास होता है, सभी का कई बुद्धि जो होती है आपको पता है अलग अलग होती है। ठीक है, तो सभी के सोचने के, सभी के समझने की, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई देर से समझता है, कोई क्या करता है आप जल्दी लिख लेता है ना। तो बच्चों को आप बच्चों के अनुसार पढ़ाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के आपके क्लास में बच्चे होते हैं, अलग अलग मानसिक स्थिति के बच्चे होते हैं। तो आप उन सभी बच्चों को एक साथ एक नज़रिए से देखकर आप पढ़ाते हैं कि आप कैसे शिक्षण विधि करें, कि चाहे बच्चा पढ़ने में वीक हो, चाहे बच्चा पढ़ने में तेज हो, कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ धीरे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है बालक की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो उत्तर नंबर आपका 2 सही है। ठीक है, सॉरी, इसमें छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं,
यानी छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अलग अलग तरीके के क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं, बालकों के अलग अलग योग्यताएं और उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपके आंसर सही हैं, ठीक है। उत्तर नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र है। तो पूर्ण से अंश की ओर का जो शिक्षण सूत्र है ये हमारे गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और आपको पता है गेस्टॉल्ट जो है, गेस्टॉल्टवाद आपने पढ़ा है, इसके जो जनक हैं, इसके जो साथी हैं वो मैक्स वर्दीमर और कोहलर, कोफ्का, वुड लेविन, ये सभी, सॉरी कोहलर, कोफ्का, वुड लेविन ये सभी हैं। और जो हमारे गेस्टॉल्टवादी थे इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जो है सूझ का सिद्धांत भी बताया था, ठीक है। इन्होंने सूझ का सिद्धांत भी दिया है, ये सभी आपने पढ़ा है। इन्होंने वन मानुष पर कोहलर का सूझ का सिद्धांत आपने पढ़ा है, जिसमें गेस्टॉल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने वन मानुष, सुल्तान नामक वन मानुष पर अपना अध्ययन भी किया था। तो गेस्टॉल्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग करते हैं। इनका जो शिक्षण सूत्र है वो पूर्ण से अंश की ओर पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। तो बचाव निदान का जो उच्चतम स्तर है यह कथन जो है नन का है। किसका है? नन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे से जो आपके परिभाषाएं हैं इनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है, कई बार पूछा गया है, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये नन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। तो क्रियात्मक शिक्षण विधि का कार्य क्या है? छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्रियात्मक का मतलब ये होता है क्रिया करके सीखना, करके सीखना, ठीक है। तो यानी जब बच्चा बहुत एक्टिव होगा तो वो अपने आप से करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित होगा कि मैं चीज़ों को खुद से करूँ, मतलब खुद से करके सीखेगा, ठीक है। तो उत्तर नंबर 2 आपका सही है कि छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा प्रश्न ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। तो प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता, ठीक है। तो जो आपका प्रस्तावना कौशल का प्रमुख जो घटक है वो होता है कथनों में तारतम्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये यहाँ पर कहा गया है कि कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं को वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। यानी कहानी कहने में जो क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर जो आप ध्यान रखते हैं कि किस क्रम से आप जो चलते हैं, यह शिक्षण जो है, ये शिक्षण प्रविधि किसकी है, यानी किस प्रकार की है। प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि या व्याख्यान प्रविधि। तो ये जो आपकी शिक्षण प्रविधि है ये है विवरण प्रविधि। आप किसी चीज़ का विवरण करते हो, आप कहानी का इसमें क्या करते हो, विवरण करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित किट का उपकरण है। तो गणित किट का उपकरण क्या है? डोमिनोज, बीकर, क्लैंप या इनमें से कोई नहीं। तो गणित किट का उपकरण क्या है, ये आपका प्रश्न जो है, ये आपको उत्तर आपको खुद कमेंट्स में देना है और इसका आंसर्स मैं आपको कल दूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इसका गणित किट का उपकरण है ये आपको खुद बताना है इसका आंसर क्या है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि गणित किट का उपकरण क्या है, और आप नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिएगा और इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखकर बताएंगे और इसका आंसर जो है वो मैं कल दूंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। यानी आप तर्कात्मक क्रम कहाँ पर होता है? जैसे आपकी मैथ्स है, मैथ्स में आपको तथ्यों को बताते हो, फिर उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हो, है ना, बहुत सारे तर्क पर आधारित, जो जैसे गणित की जितने भी गणित जो आपका है ये तर्क पर आधारित होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्रम के शिक्षण कराने में जो स्थायी एवं ठोस जो होता है वो क्या होता है? स्मृति होती है, शिक्षण होता है, अधिगम होती है, या व्याख्यान होता है। तो तर्कात्मक क्रम से आप जो कराते हो तो बच्चा क्या करता है, जो स्थायी एवं ठोस क्या होता है आपका अधिगम। यानी यहाँ पर ये कहा गया कि अगर आप चीज़ों को तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं जो स्थायी और ठोस आपका क्या होता है, अधिगम होता है। अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखते हो, अधिगम मतलब ही होता है सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, संप्रेषण के लिए एक अच्छा का वातावरण होना चाहिए।
तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रेषण होता क्या है। तो आपको पता है संप्रेषण का मतलब होता है कि शिक्षक और दो व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। यानी कि एक, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उस चीज़ को सुन रहे हो, तो मैं जब भी पढ़ा रही हूँ जब आप उस चीज़ को सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये होता है संप्रेषण, यानी दो व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। उत्तर नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। यानी यहाँ पर ये कहा गया कि आपकी शिक्षण जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। शिक्षण प्रक्रिया आपकी कौन कौन सी होती है? तो शिक्षण प्रक्रिया जो आपकी है वो 3 तरीके की होती है, और इसको हमारे जॉन डीवी ने बताया है कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो 3 तरीके से होती है। इसमें शिक्षक का होना जरूरी है, पाठ्यक्रम का होना जरूरी है, और शिक्षार्थी का। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले एक टीचर, आप किससे पढ़ रहे हो? टीचर से। किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो? भाई आप क्या पढ़ना चाहते हो? कोई सब्जेक्ट आपका होगा ना, जैसे आप डीएलएड के लिए, मान लो एक डीएलएड के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो डीएलएड आपके लिए यानी एक पाठ्यक्रम होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कौन पढ़ रहा है? आप लोग पढ़ रहे हो, तो एक तरीके से आप छात्र हो गए। तो शिक्षक क्रिया में क्या क्या जरूरी है? शिक्षक क्रिया में हमारे जॉन डीवी ने इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी कहा है। इसके लिए शिक्षक का होना जरूरी है, और पाठ्यक्रम का होना जरूरी है, और किसका होना जरूरी है? शिक्षार्थी का होना जरूरी है, ठीक है। इन तीनों का होना जरूरी है, इसलिए इसको त्रिमुखी प्रक्रिया भी कहा गया है, या त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी कहा गया है, ठीक है। इसको किसने दिया है? जॉन डीवी ने। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो ये सब आपको मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपको सब याद आ रहा होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखेगा। मैंने अलग अलग करके पूरी वीडियो बना दी है कि आपकी कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, और शिक्षण विधियां और शिक्षण सूत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वो 2 वीडियो आपकी अलग से बनाई है। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी विधियों और सूत्र से जो आपके सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, आपके ये छूटने ना पाए। तो पहले आप इनको जाके इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, इनको देखिए, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिएगा आपका 100% मैं श्योर कह रही हूँ आपके सारे क्वेश्चन आंसर सही होंगे अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, और आने वाले पेपर में भी आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों के कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधि है शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां, ना तो शारीरिक ना ही मानसिक। तो बच्चों का जो आप क्या कराते हो? बच्चों के कदम ताल कराते हो, ठीक है, हाथ ऊपर नीचे कराते हो, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहते हो। तो ये गतिविधि किस पर आधारित है? ये गतिविधि आपकी जो है शारीरिक और मानसिक दोनों विधि पर आधारित है, ठीक है। ये गतिविधि जो है दाएं मुड़ने के लिए कहते हैं, बाएं मुड़ने के लिए तो शारीरिक मानसिक। देखिए आप यहाँ पे ये इसलिए कहा मैंने शारीरिक मानसिक, सॉरी, ये गतिविधि शारीरिक मानसिक विधि पर क्यों आधारित है पता है? क्योंकि जैसे आप किसी बच्चे से कहते हो कदम ताल करना, वो कदम ताल करता है, हाथ ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं मुड़ना, तो पहले उसको पता होना चाहिए ना कि दायां क्या है और बायां क्या है। यानी कि वो अपनी मानसिक क्रिया का भी प्रयोग कर रहा है और अपने शारीरिक विकास का भी प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों विधि आधारित है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपका 2016 पेपर का है, यानी आपके 15 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने सही कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है ये पहले आप समझिए। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है जो बच्चों को चीज़ें नहीं पता होती उनके बारे में सीखना, ठीक है। जैसे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, या बच्चों को हिंदी नहीं आती है, या फिर किसी बच्चे को गणित नहीं आती है, या फिर किसी बच्चे को संस्कृत नहीं आती, तो इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट बच्चों को नहीं आते उसके बारे में सीखना है, या कोई भी क्रिया बच्चों को नहीं आती है उसके बारे में सीखना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। यानी बच्चे को जिस चीज़ में दोष हो रहा हो, जिस चीज़ में वो नहीं समझ पा रहा हो, उसको जो चीज़ नहीं आती है उस विषय पर अध्ययन कराना, उस दोष को दूर करना क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो कैसे लगे आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन 2016 के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको चीज़ों को समझाना। तो चलिए, ये आपका फिनिश होता है, ये आपका ख़त्म होता है 2016 का बहुविकल्पी प्रश्न। अब 2017 शुरू करते हैं।
आज का क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका जो वीडियो है थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि आपको पता है 15 क्वेश्चन हैं और आपको 15 क्वेश्चन 2016 से 18 तक कराने हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके आज यहाँ पे प्रैक्टिस आप इसकी कर लेंगे, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, क्योंकि मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी आपको आंसर बता सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या करके पूरी बताऊँगी तो आपको, अगर जब आप अपना पेपर दोगे 2023 आपका जो पेपर होगा उसमें आप बिल्कुल भी आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो व्याख्या के साथ इसलिए बता रही हूँ कि अगर इसके अलावा भी अगर यही क्वेश्चन आपके अति लघु में या लघु में भी पूछे जाएं तो आप उनको खुद से कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं 2017 पेपर के साथ। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन है। यानी यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है, देखिए ये कथन जो आपका है किसी किसी बुक में बर्टन ने भी दिया है और किसी किसी बुक में रायबर्न ने भी कहा है। तो मैंने जहाँ ज़्यादातर पढ़ा है तो रायबर्न में भी रायबर्न पढ़ा है। मेरी जो SCERT की जो मैंने बुक देखी है उसमें रायबर्न पढ़ा है। कुछ बुक हैं जिनमें बर्टन का भी दिया है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा है। तो आपने बुक कौन सी बुक से कौन सा पढ़ा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से तो ये दोनों सही हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें रायबर्न लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने SCERT में रायबर्न ही पढ़ा है और आपकी SCERT के ही क्वेश्चन जो होते हैं वो सही होते हैं, ठीक है। अदर बुक का हमें नहीं पता, लेकिन जो आपकी मेन बुक है SCERT की, जिससे आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं, तो उसमें रायबर्न ही बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। आपको पता है जो पहले शिक्षण विधियां थी वो जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी, यानी शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर यानी कि जो आपके जो शिक्षक हैं उन पर आधारित थी पहले। अब क्या है, अब आपकी जो विधियां हैं यानी कि आपकी जो अब जो विधियां चल रही हैं वो है बाल केंद्रित, ठीक है। बच्चे जैसा सोचेंगे, आप क्या होते हैं, आप ट्रायल पर जाते हैं, बच्चे आपको पसंद करते हैं कि हमें किस टीचर से उन्हें समझ, जैसे साइंस के बहुत सारे टीचर्स ट्रायल पे आते हैं, तो जिनसे बच्चों को समझ में आता है वो बच्चे खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किस टीचर से पढ़ना है। तो अब जो शिक्षण विधियां हैं वो बाल केंद्रित। पहले क्या होता था, पहले टीचर डिसाइड करते थे कि किस बच्चे को हमें एडमिशन लेना है, किस बच्चे को हमें पढ़ाना है। गुरुकुल वगैरह में पढ़ाई होती थी और वहाँ पर पहले जो है शिक्षक यानी हमारे जो गुरु होते थे वो पहले परीक्षा लेते थे कि बच्चा हमारे इस गुरुकुल में बैठने के लायक है या नहीं। उस परीक्षा के आधार पर वो बच्चों का एडमिशन लेते थे, अपने गुरुकुल में उसका प्रवेश करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब बच्चे चुनते हैं कि हमें किस टीचर से पढ़ना है, किसने हमें अच्छा पढ़ाया और किस टीचर से हमें समझ में आया। जैसे आप लोग भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, लेकिन आपको जिससे समझ में आता है आप उससे पढ़ते हो। इसी तरीके से तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जो कहता था वही होता था, शिक्षक को ही सर्वदाता माना जाता था, शिक्षक को ही सब माना जाता था, ठीक है। तो कैसी शिक्षा थी? शिक्षक केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पाठ पुस्तकों का, समय अवधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का और परीक्षा का। देखिए केवल और केवल पाठ पुस्तक ही जरूरी नहीं। जैसे मैं आपको ये वीडियो जो आपको ये 2016 से लेकर 22 तक आपको ये प्रश्न पत्र हल करवा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन उठाई और मैं इसका आंसर बताती चली जाऊँ, तो फिर मेरे एक्सप्लेनेशन का मेरे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे तो आप किसी भी बुक से या आप 2016 से लेकर 22 तक कहीं भी आपको गूगल्स में कहीं पे भी आपको पेपर मिल जाएंगे, आपको उसके उत्तर भी मिल जाएंगे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको एक पूरी व्याख्या के साथ पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ कि क्या इसके लिए सही है, क्या गलत है, क्या इस क्वेश्चंस में कहा गया है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो केवल पाठ पुस्तक का होना ज़रूरी नहीं है। समय अवधि का अध्ययन, अब ये भी नहीं कि आप क्लास में गए और आपको 45 मिनट का आपको टाइम मिला और आप उस 45 मिनट में बस आप गए और आपने शुरू कर दिया, बुक उठाया और शुरू कर दिया पढ़ाना। आपने ये नहीं देखा कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, तो भी बेकार है, ठीक है। सिर्फ आप अपना समय पूरा करके चले आए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
परीक्षा का अब ये तो नहीं कि आप क्लास में गए, आपने जल्दी जल्दी से सारे अपना एक 3 चैप्टर आपने पढ़ा दिए और जल्दी से यूनिट टेस्ट लेना शुरू कर दिया और बच्चों को समझ में आया कि नहीं, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन शिक्षण करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना चाहिए कि जो आप पढ़ा रहे हो उसमें बच्चे को रुचि ले रहा है कि नहीं, उसे इंटरेस्ट है कि नहीं, या उसके मानसिक स्तर पर पढ़ाइए। पता चला आप कक्षा 3 का बच्चा है और आप हाई स्कूल की बुक उसको पढ़ा रहे हो, तो क्या उसे समझ में आएगा? तो उसकी मानसिक योग्यता के आधार पर पढ़ाइए और बच्चों को ऐसे पढ़ाइए कि वो उसमें आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे, उनको रुचि हो जाए। ठीक है, तो उत्तर नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? यानी पढ़ाते समय सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या होता है? शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास और प्रश्न। तो शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का जो माध्यम है वो है आपका शिक्षण विधियां। आप अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे शिक्षण विधियों के माध्यम से, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि के माध्यम से पढ़ाओगे, खेल विधि के माध्यम से, करके सीखने पर आप पढ़ाओगे, तो इससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, किस पर आधारित होती हैं? बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षक सूत्रों पर। तो शिक्षक विधियां जो हमारी आधारित होती हैं शिक्षण सूत्र पर आधारित होती हैं। शिक्षण सूत्र आपने पढ़ा होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इस शिक्षण आपका जो शिक्षण पेपर है, इसका शिक्षण अधिगम का जो आपका पेपर है, इसका सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का जो जन्मदाता है वो कौन है? फ्रॉबेल है। ठीक है, फ्रॉबेल ने क्या कहा है? फ्रॉबेल ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं एक फूल के समान होते हैं, शिक्षक जो होता है वो माली के समान होता है, और जो बगीचा जो होता है वो हमारे स्कूल और हम विद्यालय को बगीचा कहते हैं। ठीक है, तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में इन्होंने क्या कहा है कि फूल और इन्होंने शिक्षक, बालक और स्कूल को बगीचा और माली और फूल से इन्होंने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, फ्रॉबेल ने बताया है। किंडरगार्टन पद्धति के बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो देखिए जाके, वहाँ पे मैं आपको समझाई हूँ। नेक्स्ट है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। मैंने अभी आपको संप्रेषण बताया है कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण जो होता है दो व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है? एक पक्षी होती है, दो पक्षी होती है, एक पक्षी व दो पक्षी दोनों होती है, उपयोग में से सभी। तो शिक्षण जो आपके संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो एक पक्षी भी होती है और द्विपक्षीय भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। अज्ञात से ज्ञात की ओर। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, पहले बच्चों को वो चीज़ें बताना जो उसको पहले से पता है, फिर उन जो पहले से चीज़ें पता है उन चीज़ों से नई चीज़ों को जोड़ना। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर बिल्कुल गलत है। सबसे पहले स्थूल, यानी कि जैसे आपने बच्चे को सबसे पहले आम के पेड़ के बारे में बताया कि आपने आम का पेड़ देखा है, सभी बच्चे कहेंगे मैंने देखा है। ठीक है, फिर आप उसके एक एक अंग के बारे में बताएंगे कि कौन जड़ होता है, तना क्या होती है, पत्ती क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले स्थूल चीज़ है, फिर सूक्ष्म, फिर क्या है मूर्त से अमूर्त की ओर। ये विधि आपकी सही है यहाँ पर। तो इसकी शिक्षण सूत्र की जो उपयुक्त विधि है मूर्त से अमूर्त की ओर, सही सब है, लेकिन इनका जो सीरियल वाइज है वो गलत है। ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए था, और पूर्ण से अंश की ओर होना चाहिए था। ठीक है, बच्चों को आप पहले पूरी चीज़ों के बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद उनके अंग के बारे में, उनके पार्ट के, जैसे आपने बॉडी बताई, बच्चों को एक बॉडी पार्ट पूरा चित्र दिखाया कि ये एक लड़का है, फिर उसको बताया कि इसके दो आँखें हैं, फिर इसकी नाक है, इसके दो पैर हैं, इसके दो हाथ हैं, इस तरीके से उसके एक एक अंगों को बताना। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये यहाँ पे सही लिखा है, इसलिए ये सही होगा, क्योंकि बच्चों को उन चीज़ों को पहले बताना जो उसके सामने हैं, उसके बाद उन चीज़ों को बताना जो उसके सामने नहीं है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और परिणाम का सिद्धांत। तो शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत नहीं है वो है परिणाम का सिद्धांत। उत्तर नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी आपका पूछा गया था, आपने भी पढ़ा है, फिर से रिपीट किया गया है इसको। तो ये गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ये गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक कौन थे? हमारे गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक हमारे कोलर, कोफका, वुड लेविन थे, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और इन्होंने वन मानुष पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, छात्र की शिक्षा संवदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं का नियमों से नहीं। यह परिभाषा है अरस्तु की, महात्मा गांधी की, पेस्ट्रोलॉजी की, हर्बर्ट स्पेंसर की। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा जो मैंने SCERT में पढ़ा था, देखिए जब सबसे ज़्यादा जो शिक्षण जो विधियां हैं वो हमारी हर्बर्ट स्पेंसर ने ही दी हैं। शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया है, ठीक है, शिक्षण सूत्र के बारे में हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने ही बताया, लेकिन कहीं कहीं पर पेस्ट्रोलॉजी ने भी बताया है। पेस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इन्होंने कई सारी परिभाषाएँ दी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। आपको कौन सा सही लगता है कमेंट्स में बताइएगा। और मैंने जो देखा है तो दोनों मेरे लिए तो दोनों सही हैं, क्योंकि मैंने ये दोनों जो है बुक में पढ़े हुए हैं और यहाँ पर दोनों दे दिए गए। अगर ये दिया होता केवल हर्बर्ट स्पेंसर तो टिक कर देते, सही था, या फिर केवल पेस्ट्रोलॉजी दिया होता, लेकिन यहाँ पर दोनों दिया है। लेकिन आप जो है अगर मेरी माने तो आप हर्बर्ट स्पेंसर लगाइएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या सही लगता है कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी यहाँ पे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा उपयोगी किसमें होती है, तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे ज़्यादा जो उपयोग होती है वो होती है आपकी विज्ञान शिक्षण में, ठीक है। यानी आप प्रैक्टिकल वगैरह जो करते हो सबसे ज़्यादा किसमें करते हो? साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायता शिक्षण प्रविधि है, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि या पर्यटन विधि। तो आपके जो सूक्ष्म अवलोकन या निरीक्षण करना, किसी चीज़ को देखना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? पर्यटन। यानी आप कहीं भी घूमने जाते हो, टहलने जाते हो, जैसे आप ताजमहल को देखने गए, बच्चों को ताजमहल आप आगरा ले गए ताजमहल के लिए दिखाने, तो आपने उनके बारे में बताया कि ताजमहल किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, ठीक है। उन्होंने देखा कि ताजमहल किसका बना हुआ है, पूछा उन्होंने ये ताजमहल किसका बना है, आपने बताया संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने प्राप्त की, तो वो जानकारी उनके दिमाग में हमेशा रहेगी, बचपन से लेकर पूरी लाइफ उनके दिमाग में। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो वो जानकारी आपके दिमाग में हमेशा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है? तो सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हो। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लान आपने बनाया होगा तो देखा होगा कि सबसे पहले आप किसका प्रयोग करते हो? इंट्रोडक्शन लेते हो। सबसे पहले बच्चों से उनके पुराने ज्ञान की जानकारी लेते हो कि उन्होंने अभी तक उनको क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे आपने बच्चों से कहा क्या आप लोगों ने पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, आपने पेड़ पौधे देखे हैं, तो बच्चे बताएंगे हाँ, कोई कहेगा मैंने गुलाब का देखा, कोई कहेगा मैंने कमल का देखा, कोई कहेगा कि मैंने गेंदे का फूल देखा है ना। इस तरीके से अपनी अपनी जानकारी सब बताएंगे। उसके बाद आप उन सभी को उसके बारे में बताएंगे कि गुलाब का रंग कैसा होता है, ठीक है, गेंदे का रंग कैसा होता है, गेंदे के फूल का रंग कैसा होता है, इस तरीके से आप बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है? प्रस्तावना कौशल। फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जब वो आंसर दे देंगे और फिर उसका क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि जैसे बच्चों को आप कहेंगे क्या आप लोगों ने पेड़ पौधे देखे हैं, कौन कौन से, तो वो बताएंगे गुलाब का फूल देखा है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे गुलाब का रंग कैसा होता है, वो बताएंगे लाल होता है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि गुलाब से कैसी खुशबू आती है, वो बताएंगे गुलाब से खुशबू आती है या बदबू आती, तो आप वो कहेंगे खुशबू आती। इसी तरीके से आप उनके क्वेश्चन बनाते जाएंगे। फिर आप उनको बताएंगे कि आज मैं किस चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। फिर चैप्टर का नाम आप बताएंगे, आज कौन सा चैप्टर बच्चों बताओ पढ़ाने वाली हूँ। इस तरीके से आप बताइए, गेस करिए कि आज मैं, तो वो कहेंगे पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से छात्रों के सूक्ष्म ज्ञान की जानकारी लेने के लिए प्रयुक्त शिक्षण कौशल क्या है? प्रस्तावना कौशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बच्चों में आप कल्पना शक्ति का विकास कैसे करेंगे? तो बच्चों में कल्पना शक्ति का सबसे अच्छा जो विकास है वो कहानी विधि के द्वारा होगा। जब आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो बच्चे क्या होते हैं कि सोच में डूब जाते हैं, कि कहानी में खुद सोचने लगते हैं, अच्छा ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ठीक है। जैसे आपने कहा एक राजा था, एक रानी थी, तो उनके दिमाग में वो राजा रानी के चित्र चलने लगेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपके 2017 पेपर का भी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं
18 पेपर। देखिए मैं एक साथ इसलिए ये पढ़ा दे रही हूँ, माना कि ये 100 क्वेश्चन हैं, थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा दे रही हूँ जब आप पेपर जब आपका होगा तो आपको वहाँ पे रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक एक वीडियो को खोलेंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट आप खोलेंगे, आपको 2016 से लेकर 2022 तक सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी करा दूंगी, थर्ड पार्ट भी करा दूंगी, ताकि आप जब पेपर देने जाएं सिर्फ यही। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जब आप पेपर देने जाएंगे उस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही पढ़िएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद जब आपको लगेगा कि कोई भी हेडिंग्स मुझे समझ में नहीं आ रही या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तब आप वीडियो को टच करिएगा, ठीक है, किसी भी हेडिंग को पढ़ने के लिए। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, आप इधर उधर की चीज़ें जल्दी जल्दी से वीडियो इधर उधर करके पढ़ने लगेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा। ये मैं आपकी तैयारी, सबसे बेस्ट तैयारी इसलिए करा रही हूँ। ये जो आपका आज जो ये 2016 से लेकर 22 तक एक वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके पेपर में यही वीडियो आप उस टाइम मुझे थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि जब मैं डीएलएड का पेपर दे रही थी तो मुझे पलट के पेज देखने पड़ रहे थे कि 2016 का पेपर देखा, 2017 का, 18 का। तो अब मैं वीडियो डायरेक्ट ये एक साथ इसलिए बना दे रही हूँ क्योंकि जो मैंने फील किया है वो आपको ना फील करना पड़े। आप तुरंत खोलें इस वीडियो को और सारे एक साथ आप बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद आप तुरंत अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सुन लें, उसके बाद आप लघुत्तरीय प्रश्नों को सुन लें। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, आपका टाइम भी, आपका समय भी बचेगा और आपके 2-3 पेपर एक साथ होते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो पेपर के टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ना है। इसीलिए मैंने एक वीडियो में ही सारा डाल दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न खोला, दूसरी वीडियो खोला, आपने अति लघु पढ़ लिया, फिर तीसरी आपने लघु पढ़ लिया, इस तरीके से। तो ये मैं आपकी तैयारी पेपर के टाइम तक की करा रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो शिक्षण अधिगम में जो सिद्धांत नहीं है वो है आपका प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखिए, रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के घटक हैं। तो संप्रेषण के कौन कौन से घटक होते हैं? प्रेषक होता है, संदेश होता है, ग्राही होता है, सभी होते हैं। देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। संप्रेषण आप देखिएगा, वीडियो पड़ी हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अभी आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर आप क्या करिए, इनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 ही 3 वीडियो बनाई हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम ने सिर्फ 3-4 वीडियो ही बनाई है इस पेपर की, सारे चैप्टर नहीं कराए। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ वही वीडियो मैंने बनाई है जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। आपकी जो विधियां हैं वो पूछी जाती हैं, आपके सूत्र बहुत पूछे जाते हैं। देखिए पूरे आपने 2016-2017 पेपर सॉल्व कर लिया है और दोनों में सिर्फ और सिर्फ विधियां और सूत्र पूछे गए हैं। कुछ परिभाषाएं पूछी गई हैं जो मैंने ऐड कर दी हैं उन वीडियो में, ठीक है। और संप्रेषण के बारे में पूछा गया, इसलिए संप्रेषण के लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई है। अब आपको पता चल गया होगा कि वो 2-3 वीडियो आपके लिए कितनी लाभदायक हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो वही पढ़ लीजिए। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं रहेगा, बैक भी लग जाती है ज़्यादा पढ़ने से, इससे कम पढ़िए और सॉलिड पढ़िए। चलिए तो संप्रेषण के घटक कौन है? प्रेषक है आपका, संदेश है आपका, ठीक है, और आपका क्या है, और आपका है ग्राही, ठीक है। प्रेषक, संदेश और ग्राही। तो प्रेषक का मतलब होता है संदेश, जो संदेश कहता है, ठीक है, वो प्रेषक कहलाता है। जो संदेश सुनता है वो ग्राही कहलाता है, ठीक है। और जो संदेश सुनता है वो क्या कहलाता है? हाँ, ग्राही कहलाता है। और क्या होता है? जो संदेश सुनता है, प्रेषक जो होता है, प्रेषक जो होता है वो होता है जो संदेश कहता है, ठीक है। और ग्राही जो संदेश सुनता है, और संदेश जो होता है जो सुनता है, ग्राही जो होता है माध्यम होता है। देखिए मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गई हूँ, उसके लिए आप संप्रेषक के घटक देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, ठीक है। चलिए आपका उत्तर नंबर यहाँ पर जो है वो है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, यानी ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे हम देख और सुन नहीं सकते हैं? रेडियो केवल केवल श्रव्य सामग्री, रेडियो से हम क्या करते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं रेडियो को। चलचित्र क्या है आपका? चलचित्र जो होता है उसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं।
टेलीविज़न यानी आप टीवी देखते हो तो आप देखते भी हो और उसको उसकी वॉइस सुनते भी हो। कंप्यूटर आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो रेडियो जो आपका है वो श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, ये केवल श्रव्य सामग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रमण प्रविधि के चरण है। भ्रमण मतलब होता है घूमना, ठीक है। भ्रमण प्रविधि के चरण क्या है? शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो क्या होता है आपका भ्रमण से, तो भ्रमण मतलब होता है घूमना, तो ये सभी होते हैं, ठीक है। उत्तर नंबर उपयुक्त सभी, उत्तर नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का मतलब होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, ठीक है। जैसे इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में या नागरिक विषय में। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे ज़्यादा जो आपके जो प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? विज्ञान विषय में होते हैं। अभी पिछला भी आपके 2017 या 16 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, पाठ के प्रमुख तथ्यों के बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोहराने का मतलब ये आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना, ठीक है। तो यहीं से आप समझ जाइए कि आवृत्ति का सिद्धांत कहलाएगा। आवृत्ति का मतलब ही होता है, इसका अर्थ ही होता है दोहराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी होती है? तो इसकी जो उत्तम प्रविधि होती है वो हमारी होती है खेल गतिविधि प्रविधि। खेल के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा क्रियाशील होंगे चीज़ों को सीखने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, उपयुक्त सभी। तो सभी शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। प्रश्नोत्तर विधि भी है जिसको हमारे सुकरात ने दिया है, वर्णन विधि भी है, कहानी के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का सूत्र नहीं है, यानी कौन सा इसमें शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत। ये आपका सिद्धांत है, ना कि शिक्षण सूत्र है। तो उत्तर नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? यानी बच्चों को पहले उनके पुराने ज्ञान, उन्होंने जो पहले सीखा है उसके बारे में बताना, फिर उनको नए ज्ञान से जोड़ना। तो ये क्या है? यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चों को पहले से जो आता है उनको ज्ञात है, फिर उनको उस रास्ते पर ले जाना जो उन्हें नहीं आता है। तो इसका मतलब है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या सहायक सामग्री से? तो सहयोग की भावना का जो विकास है वो संभव होता है समूह कार्य से, ठीक है। बच्चा टीम में रहकर सीखता है तो उससे मित्रवत व्यवहार करना आ जाता है, एक दूसरे के साथ रहना आ जाता है, समूह में कार्य करना भी सीख जाता है, ठीक है। तो समूह कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, किसके द्वारा बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है? कहानी विधि के द्वारा। मैंने आपको अभी पिछली भी 2016-17 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार से सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन जो हमारे रेमंड जी का कहना है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का काम करते हैं, हमें एक रास्ता दिखाते हैं जिससे हम सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि जो बच्चों को चीज़ें नहीं आती हैं, जिसमें उनको कमी हो रही है, जो वो चीज़ें नहीं सीख पा रहे, उन पर ध्यान देना, ठीक है। तो अभ्यास कार्य कराना, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसमें होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है आपका 2018 पेपर का, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, प्रभावी संप्रेषण का मतलब ये होता है कि दो व्यक्ति के बीच जो सूचना का आदान प्रदान करना है, इसमें दो व्यक्तियों को होना जरूरी है, एक जो कहने वाला और दूसरा सुनने वाला, ठीक है। तो जब तक, जैसे मैं आपको जो यहाँ पर संप्रेषण करा रही हूँ, ये एक तरीके का प्रभावी संप्रेषण है, यानी मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, उस जानकारी को प्राप्त कर रहे हो। तो ये कैसी होती है? द्विपक्षीय होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब आपसे 2019 क्वेश्चंस में, 2019 प्रश्न पत्र में, 2019 में। चलिए, जो आपका प्रश्न पत्र है 2019, चलो इसको शुरू करते हैं।
तो 2019 में पहला प्रश्न क्या कहा गया है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, या किसने कहा है, आपने पढ़ा है कि शिक्षण जो होता है एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। हम शिक्षण क्या होता है, पढ़ना क्या होता है, उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये हमारे V.O. स्मिथ ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन का मतलब होता है कि पहले उदाहरण को समझाना फिर नियम को समझाना। जैसे आप बच्चों को संज्ञा के बारे में संज्ञा की परिभाषा सिखाते हो, तो संज्ञा की परिभाषा सिखाने से पहले आप उसके उदाहरण को बताते हो कि राम क्या है, एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी राम क्या है, संज्ञा है, ठीक है, इस तरीके से बताते हो। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, व्याकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। तो विषय वस्तु की जो प्रकृति होती है वो श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, सबसे ज्यादा प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। तो शिक्षक जरूरी है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है और छात्र भी जरूरी है। आपको पता है त्रिध्रुवी प्रक्रिया आपने पढ़ा है, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी, ठीक है। शिक्षक यानी टीचर का होना जरूरी है, स्टूडेंट का होना जरूरी है, आपके सिलेबस का होना जरूरी है, ठीक है। अभिभावक का जरूरी नहीं है, ठीक है, अभिभावक इसमें नहीं होता है, और इसको किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो बच्चों को आप अंताक्षरी और काव्य पाठ प्रतियोगिता को जो आप सिखाते हो, तो ये कौन सा इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। तो जब आप उदाहरण के द्वारा आप बनाते हो, कोई भी उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा, जैसे अभी आपने पढ़ा था आगमन विधि, तो वो किस पर आधारित होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर पर आधारित होती है। पहले आप बच्चों को बहुत सारे, जैसे आपने बताया संज्ञा के बारे में, संज्ञा एक नाम है, चाहे वो दुनिया का कोई भी नाम हो, जैसे राम, सीता, आगरा, दिल्ली, चाहे वो किसी स्थान का हो, किसी वस्तु का हो, पहले आप ये समझाएंगे, फिर आप उसकी परिभाषा को समझाते हैं। तो ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठशाला, विद्यालय या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, और हमारे अभी आपको बताता है फ्रॉबेल ने क्या कहा है, जो हमारा पाठशाला ने विद्यालय को क्या कहा है, उद्यान कहा है, यानी बगीचा कहा है उसको, ठीक है, किसने कहा है, फ्रॉबेल ने। इन्होंने कौन सी विधि दी थी, किंडरगार्टन विधि दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। तो छात्रों को अपने भावों और अपने विचारों को अपने टीचर के सामने प्रस्तुत करना, या अपने भाव विचारों को अपने दोस्तों के सामने रखना, ये किस विधि में आता है, वाद विवाद प्रविधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है, सुकरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण कैसा होना चाहिए, मंद गति से होना चाहिए, मतलब बहुत धीमे धीमे होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, अनेक व्यक्तियों के साथ होना चाहिए, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ होना चाहिए, तीव्र गति से बहुत तेजी से होना चाहिए, स्पष्टता के साथ होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे से, स्पष्टता के साथ, अच्छे से उसको सरल तरीके से आप किसी के सामने व्यक्त करते हो, तो वो सबसे अच्छा संप्रेषण कहलाता है। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो ये एक तरीके का अच्छा संप्रेषण है, ठीक है। तो संप्रेषण प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावी जब होती है जब आप किसी चीज़ को स्पष्टता के साथ देते हो या स्पष्टता उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, कौन सी विधि को अपनाता है। तो वो बहुकक्षा शिक्षण को अपनाता है, ठीक है। किसको अपनाता है, बहुकक्षा शिक्षण को अपनाता है। यानी आपने देखा होगा जब आप छोटे क्लासेस में गए होंगे तो आपने देखा होगा, जब आप आपके फैमिली में या कोई छोटा बच्चा है तो आप उसका एडमिशन कराते हो, जब आप उसकी क्लास में देखते हो तो देखते हो कि कक्षा 1 और कक्षा 2 एक ही क्लास में लगा हुआ है, क्योंकि क्लास कम होते हैं और कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चों को क्या करते हैं, कक्षा 1 के बच्चों को एक साइड बैठाते हैं, कक्षा 2 के बच्चों को दूसरे साइड बैठाते थे, इस तरीके से। जब आपके कक्षों की कमी होती है, तो बहुकक्षा शिक्षण इसे हम कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कक्षा शिक्षण में जो आप किसी की जब प्रशंसा करते हो, आप किसी की तारीफ करते हो, तो वो कौन सा शिक्षण कहलाता है? वो पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन का जो ये शिक्षण है, ये क्या होता है? जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप उसकी तारीफ कर देते हो, या आपने कोई प्रश्न पूछा, उसका उसने बहुत बढ़िया सा जवाब दिया तो आप उसके क्या करते हो? तारीफ करते हो। तो किसी की प्रशंसा करना, किसी बच्चे की तारीफ करना क्या कहलाता है? पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या होता है टीएलएम जो इसकी सहायता से क्या होता है? तो टीएलएम की सहायता से क्या होता है कि बच्चों का जो होता है मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, और छात्रों के जो पाठ में सहजता भी आ जाती है और बोधगम्य भी हो जाता है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्नेल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ज़्यादा पूछूंगी तो आप घबरा जाएंगे। तो फ्नेल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? बोर्ड आपको पता है एक दृश्य सामग्री है, तो फ्नेल बोर्ड। अब आप सोचोगे फ्नेल बोर्ड क्या होगा? तो फ्नेल बोर्ड भी आपका एक तरीके का दृश्य सामग्री है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? यानी प्रकृति से प्राप्त टीएलएम कौन सा नहीं है? टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचर लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीएलएम अब समझ गए आप क्या होता है? टीचर लर्निंग मटेरियल। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री, हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको इसे बताया है। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो कंकड़ पत्थर आपको प्रकृति से प्राप्त होता है, टहनियाँ आपकी जो पेड़ों में निकलती हैं वो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, पत्तियाँ भी प्राकृतिक होती हैं, लेकिन मानचित्र जो होता है वो प्रकृति प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुए आपके 2019 के पेपर। अब आपको सॉल्व कराने वाली हूँ मैं 2020 का प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए 2020 का प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया या कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह प्रक्रिया स्किनर ने दी है। स्किनर की यह परिभाषा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का काम क्या होता है? सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना। तो जो आपका संप्रेषण है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सूचना प्रदान करना, निर्देशन प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना, सभी होता है। उत्तर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है। बहुत बार आपने पढ़ा है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप कैसा होता है? तो कक्षा में जो संप्रेषण का प्रारूप होता है वो कैसा होता है? तो कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। क्या होता है? आप अपनी बात को लिखित रूप से भी व्यक्त कर सकते हो, जैसे कि आपसे जब कोई टीचर आपसे क्या करता है, आपका एग्जाम है जैसे, ठीक है, एग्जाम क्या है? ये भी एक तरीके का संप्रेषण है। क्या हुआ? आपसे एग्जामिनर ने आपके प्रश्न पत्र बनाए, आपने उस प्रश्न पत्र के लिखित माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे, आपने उसको लिखित माध्यम से ही क्या किया? उसका आंसर दिया। तो ये भी एक तरीके का संप्रेषण है। ठीक है, तो शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। एक होता है टीचर आपकी क्लास में प्रश्न मौखिक रूप से भी पूछ लेता है और आप उसका उत्तर मौखिक रूप से देते हो। एक होता है लिखित रूप से, यानी जो आप प्रश्न पत्र सॉल्व करते हो। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? ये अशाब्दिक हो गया। तो शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि से संबंधित सूत्र क्या है? बहुत बार अभी मैंने आपको ये कई बार रिपीट किया हुआ है कि आगमन विधि से संबंधित सूत्र क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे बढ़ते हैं, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है पर्यटन, कहानी, वर्णन या स्पष्टीकरण। ठीक है, तो भाषा शिक्षण हेतु जो उपयुक्त सबसे उपयुक्त युक्ति है वो होती है स्पष्टीकरण। जब तक आपकी भाषा में शुद्धता स्पष्टता नहीं होगी वो भाषा आपकी सही नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा गया है कि गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र क्या है? पूर्ण से अंश की ओर।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन युक्ति किस तरह के छात्रों के लिए उपयोगी है? तो प्रदर्शन युक्ति किस तरह के छात्रों के लिए उपयोगी है? तो प्रदर्शन युक्ति जो आपकी है वो है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी सहायक सामग्री का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? विज्ञान में, गणित में, भूगोल में या उपयुक्त सभी में? तो सहायक सामग्री का सबसे ज़्यादा उपयोग वैसे तो सभी में किया जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे विज्ञान होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि सर्वाधिक उपयोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक अगर उपयोग नहीं होता तो हम तीनों लगाते, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहा गया है तो विज्ञान में करते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर उत्तर नंबर 4 भी सही होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक की बात की गई तो आप विज्ञान लगाइएगा, लेकिन भूगोल में भी होता है, गणित में भी होता है, सबसे ज़्यादा आपका जो है विज्ञान में ही होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है इस क्वेश्चन में, लेकिन आप 4 ही लगाइएगा। ठीक है, 4th आपका क्वेश्चन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास कब होता है? बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास जो है कहानी द्वारा होता है, कई बार आप पढ़ चुके हो। संप्रेषण के घटक कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया था, प्रेषक, संदेश और ग्राही सभी जो आपके हैं वो उपयुक्त घटक हैं, ये किसके? संप्रेषक के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जो आपके जन्मदाता हैं वो आपके हैं सी एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या है? जब आप लेसन प्लान बनाते हो, जैसे आप किस क्लास में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न करते हो, यानी किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले आप उसके बारे में बच्चों से प्रश्न करते हो, फिर उनसे कहते हो कि आप गेस करो कि मैं किस क्वेश्चन को, किस पार्ट को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ये पढ़ाने वाला हूँ, इस तरीके से आप प्रश्न करते हो, बच्चे बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन करके बताया, आपको उसकी व्याख्या बताई कि अब आप क्लास में जाते हो तो पेड़ पौधों के बारे में पूछते हो, अलग अलग तरीके के पौधों के बारे में बच्चे बताते हैं, उनसे आप कई तरीके के प्रश्न करते हो, फिर आप उनसे प्रश्न करते हो कि बच्चों बताओ फिर आज आपका कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ या पढ़ाने वाला हूँ, तो बच्चे आपसे कहेंगे पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो पाठ योजना का प्रथम बिंदु है वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना में ये होता है कि आप किस बारे में, बच्चों को किस पाठ के बारे में आप पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने चरण होते हैं? आपको पता है 3 चरण होते हैं, कई बार पूछा गया है, ये जॉन डेवी ने दिया था, इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी कहते हैं। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों इनके बिंदु होते हैं। नेक्स्ट है, दृश्य सामग्री कौन सी है? दृश्य मतलब जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, तो ग्रामोफोन द्वारा हम सिर्फ सुनते हैं। चलचित्र में सुनते और देखते दोनों हैं। श्यामपट्ट जो आपका है, इसे सिर्फ हम क्या करते हैं? श्यामपट्ट यानी जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है वो क्या होता है? एक तरीके की दृश्य सामग्री होती है। ये आपके 2020 के आपका कंप्लीट हुआ। आप देखिए 2022 शुरू करते हैं। 2022 में आपके कौन कौन से प्रश्न आए थे? ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, तो ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक, इन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो ये तीनों सही हैं, यानी उत्तर नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साविद्यता या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे आदर्शवादियों का मानना है, जो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट। देखिए फिर से पूछा गया, बहुत पूछा जा रहा है, इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। आप सोच रहे होंगे 5-6 बार पूछ लिया गया, हर जो है प्रैक्टिस सेट में पूछा गया, अब नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत का किस पर आधारित इनका सूत्र है? पूर्ण से अंश की ओर। अब तो आपको रट भी गया होगा। फिर क्या है? शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। देखिए अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया गया? घुमा दिया गया है। अब इसके बारे में पूछ लिया गया कि किसने दिया है, तो किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? लैटिन के किस शब्द से हुई है? तो संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कम्युनिस्ट से ली गई है। ठीक है, किससे ली गई है? कम्युनिस्ट से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो संप्रेषण के आपको पता है 3 प्रकार होते हैं, प्रेषक, ग्राही और क्या होता है? संदेश। तो 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जो हैं वो हैं किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक जी हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो आपको पता है क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, नियोजन का सिद्धांत होता है, परिणाम का सिद्धांत नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, किस विधि के माध्यम से करते हैं कल्पना शक्ति का विकास, कहानी विधि के माध्यम से। नेक्स्ट है, सुकरात विधि किस पर दिया था, प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को दिया है। कितनी बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है। 2016 में पूछा गया था, शिक्षक होता है। अगर यहीं पे बाल केंद्रित पूछा जाता है तो बालक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो हमारे हैं GLNG, ठीक है। ये भी दोबारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ प्रस्ताव कौशल का आधार बिंदु क्या है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को जो पहले से ज्ञान प्राप्त हो, बच्चों को जो पहले से आता हो, फिर उसमें से नई जानकारी को जोड़ना। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु जो है वो है पूर्व ज्ञान, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप इंट्रोडक्शन करते हो किसी भी विषय का, किसी भी आप पाठ्यक्रम का, किसी भी लेसन का, जब आप क्या करते हो इंट्रोडक्शन कराते हो बच्चों से आप पहले उनके पूर्व ज्ञान के बारे में, जो उन्हें पहले से ज्ञान प्राप्त है, उससे आप पूछते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्याख्यान प्रविधि में छात्र बने रहते हैं, मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे कैसे बने होते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। वैसे अधिगम का अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्त करना, व्यवहार करना, लेकिन यहाँ पर अर्थ केवल का है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आपको पता है, लर्निंग या सीखना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक एक चीज़ों को समझाने में, पढ़ाने में पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आपको हर चीज़ याद हो जाए, हर चीज़ का आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। पूरी मैंने कोशिश की है आपको बताने की, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेकर पेपर तक, जब भी आप पेपर देने जाएंगे प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आप ये जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिर्फ उन्हीं को पढ़ के जाइएगा। आप मेरी मानेंगे तो 90+ मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। पेपर के समय सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। और आपने देखा है ये जो 2022 का पेपर है, ये टोटल 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सभी सारे क्वेश्चन, सभी के 2-2 क्वेश्चन लेकर 2022 का पेपर बना दिया गया है। इसी तरीके से 2023 का भी क्वेश्चन पेपर बनेगा, ये देख लीजिएगा। पूरी आपको अपने पूरे अनुभव के साथ मैं कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाएंगे, कोई आपको 90+ मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। आपके 15 में 15 क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ये पूरे अनुभव के साथ कह रही हूँ मैं आपसे। ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए। शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियों को जरूर पढ़िएगा। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से व्याख्या करके पढ़ाया है, आप उन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन उसमें से आए हैं। इसी तरीके से अति लघु में और लघु में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आप लोगों की वजह से। एक खुशी की बात यह है कि आप लोगों की वजह से मेरे आज मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और अब मैं आपसे जल्द ही जल्द आपको मैं लाइव क्लासेस देना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का, उसके लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। बहुत ज़्यादा दिनों से मैं ये सोच रही थी जल्दी से मेरा 1 के सब्सक्राइबर हो जाए। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत खुशी हुई, और मेरे इस मेहनत के साथ साथ आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट को बैक टू बैक आपको मैं प्रैक्टिस सेट ही कराती रहूँगी। और आपको पता है, रात में जो आपकी इवनिंग की जो क्लास होती है उसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ, वो भी प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, पूरा देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।